In the previous two videos, we already seen the classification of colloids on different bases. In the one, there is a basis between interaction of the dispersed phase and dispersing medium. In one, we see the physical state of dispersed phase and dispersing medium. In the third, which we are going to study now, we are seeing the different nature of the different molecule constituting that colloids, means the nature of dispersed phase और dispersing medium. नेचर कैसा है उस बेसिस पे कॉलॉइड को तीन में हम क्लासिफाई करते हैं. वन इज मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड, अनदर वन इज एसोसिएटेड और थर्ड वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर से. मानो छोटे छोटे सारे बहुत सारे एटम है, वो सारे पाइल अप हो गए. फॉर ए कॉमन एग्जांपल, सपोज सल्फर है. सल्फर के एटम का पर्टिकुलर साइज कॉलॉइड के साइज में नहीं आता. उन्होंने एग्रीगेट करके पहले एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया और वो जो मॉलिक्यूल, जैसे मान लो S8 है तो ये बनाया क्राउन शेप में, इसने बनाया, ये कॉलॉइड रेंज में आ गए. अब ये कॉलॉइड बन गया एक सिल्वर सोल, एक गोल्ड सोल, सल्फर सोल यहाँ रेडी हो गया. दैट आर मल्टी मॉलिक्यूलर. वो कॉलॉइड जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का बना हुआ है, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम का बना हुआ है, दैट आर मल्टी मॉलिक्यूलर. नाउ कम नेक्स्ट, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर. मैक्रोमोलिक्यूलर का एग्जांपल बात करें तो स्टार्च है, जेल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है. मीन्स जहां मॉलिक्यूल की अपने आप में इतनी बड़ी डिमेंशन है, इतनी बड़ी डायमेंशन है, बोले तो इतना बड़ा साइज है कि वो अपने आप ही किस रेंज के अंदर आता है, कॉलॉइड की रेंज में. उसको किसी के साथ एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं है. दैट आर मैक्रोमोलिक्यूल. यहाँ पर्टिकुलर एटम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर एटम का इतना नहीं है. लेकिन अगर यहाँ बात करें, जैसे हमने स्टार्च का एक मॉलिक्यूल भी लिया है या हमने कोई भी लिया है जो जेल है, कोई भी XYZ, आपने बहुत सारे देखे होंगे सेलोफेन वगैरह, तो वो एक का भी मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे VIP, जिसके लिए हमने पढ़ा है, दैट इज एसोसिएटेड. एसोसिएटेड कॉलॉइड्स आर द कॉलॉइड्स जो नॉर्मली एक कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, मींस कि 1 चम्मच आपने डाला है, आपने 2 चम्मच डाला है, या आपने 3 स्पून डाला है, लाइक दैट इट वाज ए कंसंट्रेशन. 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम. ओके, यहाँ तो मॉलिक्यूल ग्रुप बना के बैठे थे, झुंड बना के ही उतरे थे साथ में. यहाँ बात चलते हैं एसोसिएटेड में. तो एसोसिएटेड में अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन है या कंसेंट्रेशन कम है, देन दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वो पानी के अंदर पूरे सोल्यूबल है, आराम से तैर रहे फिर रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. बट एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन को क्रॉस करते ही आपने कंसेंट्रेशन बढ़ाई, दैट मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स to form big molecule refers to as Michels. So वो क्या बना लेते हैं, Michels. और वो कंडीशन, वो कंसेंट्रेशन, जिस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के ऊपर मिशेल फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं CMC. 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल ग्राम पर लीटर. और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल कंसेंट्रेशन अकर होता है, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. हुआ क्या, यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक एग्रीगेट बनाया. कब बनाया, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम बोलते हैं CMC टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर. तब जाके वो क्या हुए, कॉलॉइड की रेंज में आए. पहले वो कॉलॉइड की रेंज में उनका साइज नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन एक्सीड करते ही उन्होंने इसको क्या किया, अटेन किया, और वो किसकी रेंज में आ गए, कॉलॉइड पार्टिकल की रेंज में. जो हमने कॉलॉइड का साइज स्टार्टिंग में मॉड्यूल में पढ़ा था, उस रेंज के अंदर वो आ गए. ओके, दैट आर एसोसिएटेड. इसका एग्जांपल होता है सोप है, डिटर्जेंट है. नॉर्मली अगर बात करो तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अगर कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ाओगे, वो स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, और जो उनका सोल्यूबलाइज पार्ट है, जैसा उनका चलता आ रहा है, वो वैसे ही चलेंगे. देन नो गोइंग टू चेंज. ओके, अब
आपका पूरा एक टॉपिक है, ये आपने पढ़ लिया है, मैक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर, सॉरी, एंड एसोसिएटेड। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील एसोसिएटेड कॉलॉइड्स इन डिटेल। ओके, तो पहली बात, सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है मिशेल्स, कुछ लोग उसको माइकेज बोल सकते हैं, दैट्स ऑन योर चॉइस। मिशेल्स मैंने पहले ही बताया, अगर कंसंट्रेशन लो है देन दे बिहेव एज नॉर्मल मॉलिक्यूल एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस अप टू अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, दैट इज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, दैट इज it exceeds the value of CMC, then they aggregate to form a large molecule refers to as Michels। कैसे बनता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो सोप, याद रखना, जो इस सोप, एक सोप के मॉलिक्यूल में, सोप इज एक्चुअली अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, लॉन्ग चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला सोडियम सॉल्ट, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, और ये मैंने क्या बनाया है, सोडियम सॉल्ट बनाया है। सोडियम सबको दिख रहा है, कार्बोक्सिलेट है COO माइनस, अब तो याद होना चालू होगा, और ये R है हाइड्रोकार्बन। एक कॉमन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सोडियम स्टीयरेट CH3 CH2 16 COO माइनस Na प्लस, इसको ऐसा भी लिखा जाता है C17 H35 COO माइनस Na प्लस। किसी भी सोप के अंदर, किसी भी सोप के एक मॉलिक्यूल की भी हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है और एक पोलर पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये इसका पोलर पार्ट। आपने सोप को पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाल दिया आपने सोप को, ये रही आपकी बाल्टी, दिस योर बकेट फुल ऑफ वाटर, और आपने इसके अंदर क्या जस्ट नाउ डिप किया है, सोप। पहले इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे फिर उधर चलेंगे। ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसमें एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। इट इज एक्चुअली, क्योंकि यहाँ कोई आयनिक पार्ट नहीं है, ये कैसा पार्ट है, नॉन पोलर टेल जिसको हम बोलते हैं, और ये जो लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं पोलर हेड, और ये क्या है, नॉन पोलर टेल। क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, तो आप खुद जानते हो, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर कोई भी कंपाउंड है उसमें कौन सोल्यूबलाइज होगा, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, पोलर हेड वाला पार्ट सोल्यूबलाइज होगा। तो ये वाला पार्ट सोल्यूबलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये सोल्यूबलाइज होगा, या बोले तो ये वाटर लविंग है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसको हम बोलते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर ये सोल्यूबलाइज नहीं होगा, इट इज रेफर्स टू एज हाइड्रोफोबिक। आई बात समझ में? एक पार्ट है इसका पोलर, एक पार्ट है इसका नॉन पोलर। जो नॉन पोलर इट इज हाइड्रोफोबिक टेल, और जो पोलर पार्ट इट इज हाइड्रोफिलिक हेड। आप जैसे ही इसको पानी के अंदर डालते हो, इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हेड है उसको तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और जैसे कि हाइड्रोकार्बन की चेन है जिगजैग, इनको ऐसे शो किया जाता है, यू कैन जस्ट इजीली यू कैन शो, ये ऐसे शो की जाती है। ठीक है, यही हुआ है जब आपने इनको पानी के अंदर डाला है, खुद भी आप कॉमन सेंस से समझ रहे हो, अगर तुम इसको पानी के अंदर डालोगे तो पानी के अंदर कौन सा पार्ट सोल्यूबल होगा, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड वाला पार्ट सोल्यूबल होगा, तो हेड वाला पार्ट तो नीचे और टेल वाला पार्ट बाहर, ऐसे इनका चलता रहता है, और ये वाटर के अंदर ऐसे घूमते फिर रहे। कब? जब आपने सोप के अंदर इसको डाला है। किसको डाला है? सोप के मॉलिक्यूल्स को। अभी तक CMC एक्सीड नहीं हुई है, क्राफ्ट टेम्परेचर पहुंचा नहीं है, चल रहा है। अब आप और सोप डाल रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है, देखो अभी तक ये हुआ था हाइड्रोफोबिक आउटवर्ड है और हाइड्रोफिलिक इनसाइड है, जो आपने पढ़ लिया होगा। एक टाइम ऐसा आता है जब ये जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि आपने सोप और डाला है, ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है, और ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये कैसा शेप एक्वायर कर लेता है, स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है, जिसमें सारे के सारे
पोलर हेड, क्योंकि पानी के अंदर तो इन्हीं को सोल्यूबलाइज होना है। ये मैं जूम करके मानो यहाँ का कोई मॉलिक्यूल आपको दिखा रही हूँ, तो पोलर हेड तो सारे बाहर की तरफ, और ये जो नॉन पोलर या जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ की तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ। और ये सारा क्या बना है, एक मिशेल मॉलिक्यूल ने एग्रीगेट होके क्या बना दी है, मिशेल बना दी है। अब ये कॉलॉइड की रेंज में आ गया, और अब हम इसको क्या करेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। दैट टॉपिक इज कवर्ड हियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का डील करेंगे, दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जब आप सोप को पानी में डालते हो, बेबी डिटर्जेंट ऑल्सो, डिटर्जेंट भी सेम चीज अप्लाई है, लेकिन बस उसमें कार्बोक्सिलेट की जगह क्या होता है, सल्फेट सॉल्ट होता है, SO4-। आजकल तो सल्फोनेट्स भी है, बेंजीन सल्फोनेट्स भी, बट ओके, ये आपने डाला है। अब क्या खासियत होती है, जब भी आप किसी कपड़े को डालते हो तो आपको पता है उस पर डर्ट लग जाती है, या तो वो डर्ट पानी से धुल जाएगी अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो, लेकिन इफ द डर्ट इज नॉट वाटर सोल्यूबल और इट इज नॉट हाइड्रोफिलिक, तो वो क्या होती है, ऑयल होता है, ग्रीस होती है। तो वो किस में सोल्यूबल है, आप खुद जानते हो किस में सोल्यूबल होगी, देन इट विल बी सोल्यूबल इन द हाइड्रोफोबिक रीजन। ठीक है, अब आपने ये डायग्राम बहुत ही कॉमनली, आज नहीं आप हमेशा से पढ़ते आए हो। जैसे आपने पढ़ा है कि मानो कोई सरफेस है जिसपे कोई आपका क्लोथ की सरफेस है जिसपे वो डर्ट लगी हुई है, ताकि तुम्हें दिख जाए, इसलिए इतनी बड़ी बनाई है। ठीक है, अब जैसे आपने इसको डाला, मिशेल्स तो वहां पर बने हुए थे ही सही, होगा क्या, मिशेल खुद को कैसे अरेंज करेंगे, अगर वो ऑयल डर्ट एंड ग्रीस है तो पोलर पार्ट अब क्या हो जाएगा, आउटसाइड, और अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस जितने भी ब्रिसल्स की तरह एज इन ब्रश, सारे इसके अंदर पेनिट्रेट, डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे ऑयल, डर्ट या ग्रीस के अंदर, दैट आर नॉन पोलर पार्ट। ओके, अब आप जैसे इसको वाटर में रिंस से करते हो, कपड़े तो धोए होंगे, नहीं धोए हो तो धो, इट्स योर ड्यूटी, नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी धोने ही है सबको, जब बाहर पढ़ने जाओगे कभी। तो जैसे आप इसको धोगे तो क्या होगा, आपको पता है ये जितने भी आयन्स है जो किसके अंदर सोल्यूबलाइज है, वाटर के अंदर, ये सारे के सारे वाटर, सारा का सारा वाटर इन पोलर हेड को अपने साथ ले जाएगा। और आपको पता है इस ये अटका हुआ किस में था, एज इन ब्रिसल, डर्ट में। तो जैसे आप उसको पानी में धोगे ना तो पानी साथ जाएगा, सारे पोलर हेड को लेके जाएगा अपने साथ। एज ए रिजल्ट जितना भी ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये भी किसके साथ चला जाएगा, उस पानी के मॉलिक्यूल के साथ। इसी वजह से आपका फैब्रिक क्या हो जाता है, रेगुलरली क्लीन हो जाता है। ठीक है, दैट इज अ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और अब आपको पता है कि कोई चीज कैसे एग्रीगेट हुई है। ठीक है, एग्रीगेट कैसे बना है, पहले इनकी कंसंट्रेशन कम थी तो मॉलिक्यूल इतने अच्छे से एग्रीगेट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब कंसंट्रेशन प्रॉपर एक्वायर हो गई। पहले इन्होंने खुद को बनाया, पहले अंदर ये बाहर वो, बाद में जब मिशेल बने तो जस्ट अपोजिट कंसंट्रेशन, बाहर पोलर अंदर हाइड्रोफोबिक। जैसे ऑयल या डर्ट आती है तो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है एज अ ब्रिसल, एंड देन इट विल टेक ऑफ, रिंस विद द water. That is all about the classification of colloids. In the next video we are going to learn about the different methods of the preparation of different type of colloids. Till then you have learned many about the different classifications also.